नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। ये लाइन किसके लिए कही गई? अगर ये सवाल आज लोगों से पूछा जाए तो शायद ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि देश के पीएम मोदी के लिए ये बात कही गई है, क्योंकि मौन रहना हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। वैसे तो मोदी मन की बात करते हैं और देश की कई छोटी बड़ी बातों पर ट्वीट भी करते हैं, लेकिन उनकी ये जो कोशिश है या उनकी ही मर्जी है कि वो किस पर कहें और किस पर ना कहें, किस पर वो ट्वीट करें, किस पर अपनी बात रखें, किस पर ना करें। जैसे किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तो मोदी चिंता करते हुए ट्वीट करते हैं, लेकिन पहलवानों के मामले में वो चुप रह जाते हैं। गुजरात के बारे में मोदी बोलते हैं, लेकिन मणिपुर पर चुप रह जाते हैं। नेहरू सरनेम किसने रखा, किसने नहीं रखा, इस पर मोदी संसद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसी संसद में उनकी पार्टी का सांसद गालियां देता है और मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। आपको पता ही है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को गालियां दी थी और इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने बिधूड़ी को केवल चेतावनी दी है और बीजेपी ने भी कारण बताओ नोटिस ही जारी किया है, लेकिन पीएम ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। और इसी से दुखी होकर दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और इस मामले में आरोपी के खिलाफ उचित सजा की मांग की है। बसपा सांसद ने अपने लिए सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है और पीएम मोदी को पत्र लिखने के बारे में जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दी, साझा की है। और दानिश अली ने पत्र में जो अपनी बातें जो साझा की हैं, उससे कॉपी साझा की है, उसमें जो कुछ कहा है उसका एक छोटा सा अंश आप तक रख रहा हूं कि दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। जो शुरुआत में आपके सामने रखा था, ये लाइन हमारी नहीं, ये लाइन दानिश अली की है कि दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। दानिश अली ने कहा है कि आज 8 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जिस सदन का सदस्य हूं, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी को एक खत मैंने आज लिखा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। और 21 सितंबर को जो हुआ सदन के अंदर, और उससे 3 दिन पहले मोदी जी ने सदस्यों के आचरण की बात की थी। बीएसपी सांसद ने कहा है, यानी दानिश अली ने कहा है कि G20 के नाम पर हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, लेकिन बापू के देश में जो लिंचिंग की घटना हो रही है, उससे पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी, मन की बात में भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। दोषी को अगर जाने दिया जाता है तो यह सदन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। दानिश अली यही नहीं रुके, वो उस चिट्ठी में और भी लिखते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में कुछ सांसद दोषी पाए गए तो सोमनाथ चटर्जी ने 10 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी। आपको याद होगा, कम से कम दोषी सांसद को लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। मैंने पीएम को लिखे खत में कहा है, ये दानिश अली कह रहे हैं कि मैंने पीएम को लिखे खत में कहा है कि आपकी तरफ से एक बयान तो आना चाहिए जिसमें आप इस तरह की हेट स्पीच की निंदा करें। तो दानिश अली ने अपने लिए इंसाफ की जो मांग मोदी के सामने रख दी है, की है, उससे पीएम मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और वो चुनौती है चुप्पी तोड़ने की, क्योंकि अकेले दानिश अली ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस देश में मोदी की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रहे हैं। मणिपुर की जनता पीएम के जवाब की उम्मीद कर रही है, उसके पीएम के दौरे का इंतजार मणिपुर की जनता कर रही है। उज्जैन की 12 साल की बच्ची अपने ऊपर हुए अनाचार के बाद राह देख रही है कि इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले उसके लिए कुछ बोलेंगे। दिल्ली में प्रसाद का केला खाने पर मौत की सजा पाने वाले इसार के घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि मोदी उनके बेटे के ऊपर हुए इस अमानवीय अत्याचार के लिए कुछ बोलेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, क्या क्या गिनाएं। मोदी 9.5 सालों से ऐसे ही जनता के दर्द पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना है कि दानिश अली की चिट्ठी पर मोदी कुछ कहते हैं या फिर चुनावी फायदे के लिए इस मामले को कोई और मोड़ देते हैं। तो बहुत सारी बातें, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी पहुंच जाते हैं कल कीर्तिनगर, आपने देखा। और कीर्तिनगर में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वहां से क्या पैगाम देते हैं, जरा उसकी एक बानगी हमारी टीम, हमारी संवाददाता निकिता मिश्रा आज पहुंची थी।
कीर्ति नगर के उसी मार्केट में जिस दुकान में, जिस फैक्ट्री में राहुल गांधी ने आरी चलाई, रंदा चलाया, अपने लिए कुर्सी और टेबल बनाए, उस दुकान के ओनर से उन्होंने जो बात की, कारीगर से बात की है, तो क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। सो आ करके कहा कि चलो फर्नीचर का आप लोग काम करते हैं, सब बायोडाटा लिया, पूछा हम लोगों से कि आप लोग क्या नाम है, हम कहा मेरा नाम दिनेश्वर शर्मा है। फिर हमसे गले मिले, सब कुछ किए। हाँ, इसके बाद में क्या किए, तो आए तो फिर वो लकड़ी उकड़ी का जो था ना सामान, वो टेबल जो था, कुर्सी, तो उसमें अपना वो बनाना चालू किया, आरी चलाए, जाली मशीन चलाए, रंदा चलाए, है कि नहीं, कटर मशीन चलाए, और बहुत बढ़िया बाकायदे वो अपना गिल्लू उल्लू लगा करके कील उल ठोके, यानी कुर्सी और टेबल बच्चे का, हाँ बिल्कुल, हाँ पालिश उलिश सारे वो किए। तो वही सारा चीज़ वो किए अपना और अपना दिखाए सब। यहाँ फिर कहा कि चाय पीजिएगा सर, तो बोला कि चाय भी पीऊँगा। फिर लोकल चाय यहाँ का मंडी का, हाँ नहीं उसको ले, यही लोकल चाय जो हम लोग पीते हैं मंडी में, वही चाय पिए। फिर कुछ देर के बाद काम किए, फिर पसीना देखे छूटे। हम कहा भूख लग गया होगा, इसलिए 4 घंटे लगा दिए हैं। फिर जब तक तैयार नहीं हुआ तो फिर जा कर के वो लंच लाए, तो यही होटल से, ढाबा से, तो वही जो चलता है यहाँ ढाबा का लोकल रोटी, साथ में लंच किए, और लंच करने के बाद फिर काम किए, फिर पॉलिश किए। इसके बाद वो बाकायदे सो गए। बहुत ढंग से बात किया, सबको पूछा जो मोदी जी ने विश्वकर्मा वाला वो किया, इससे आपको लाभ मिला? तो हमने कहा अभी तक तो शहर ज़मीन पर नहीं आया है, बाकी आप कैसे क्या होगा तो वही लोग बताएंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, मोदी जी ने जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है उस पर, उसका आपको लाभ मिला, ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में बता रहे हैं कीर्ति नगर के ये कारीगर, और इन्हीं के यहाँ राहुल गांधी ने 4 घंटे तक मेहनत करके कुर्सी और मेज बनाई। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए आज न्यूज़ पॉइंट में दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या मोदी की चुप्पी बीजेपी को ले डूबेगी। मोदी साहब उधर चुप हैं और दुनिया देख रही है उनकी चुप्पी क्या है, क्योंकि अब ये चुप्पी देश के लोगों को अखरने लगी है। और मोदी जी की ये तस्वीर आप लोग कल देख चुके हैं। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, मीनू जैन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। तो एक तरफ राहुल गांधी हर उस मसले पे जाके मोदी की चुप्पी और राहुल की झप्पी, ये कितना इस देश की राजनीति में फर्क ला रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, अभी तक हमको ये नहीं पता था कि राहुल जी ने वहां पे कितने घंटे बिताए और उन्होंने क्या क्या किया। और जो आज विस्तृत सूचना आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने दी, उससे देखिए कई चीजें बड़ी स्पष्ट हुई। पहली चीज ये स्पष्ट हुई कि जो आप इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूं, हम जानते हैं, हम इंजीनियर्स के लिए और कोई भी कार्य करने वाले के, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे वो कारपेंटर हो, ये विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा जी का नमन और किस प्रकार कितना महत्वपूर्ण होता है, यही उस कार्यकर्ता ने बताया, उसी कारपेंटर ने बताया। अब देखिए 2-3 चीजें नोट कीजिए। पहली चीज उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे गले लगाया। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि 4 घंटे हमारे साथ बिताए। तीसरी चीज बताई कि जो चाय हम पीते हैं वो चाय उन्होंने पी। और चौथी चीज बताई जो ढाबे से रोटी आती है वही रोटी उन्होंने खाई। अब सोचिए जरा, एक कल्पना कीजिए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब महंत योगी जी वहां गए थे दलितों के यहाँ, तो पहले उन्होंने साबुन भिजवा दिया था, सेंट भिजवा दिया था कि लोग साबुन से नहा धो के बैठे, जिससे महंत जी को, योगी जी को, महात्मा जी को उनके शरीर की दुर्गंध न आए। और वहां आपने देखा पहले जाके वहां एसी लग गए थे, फैन लग गए थे, कारपेट्स बिछ गए थे, और उसके बाद जो भोजन आया था वो बाहर से आया था, और वहां पे डिस्टिल्ड वाटर की बोतलें आपने देखी थी। देखिए ये है डिफरेंस। अगर किसी भी मजदूर के साथ, किसी भी कारपेंटर के साथ, या हमारे साथ भी हमारे घर की रोटी अगर राहुल गांधी जैसे नेता खाते हैं और हमारे साथ बैठ के खाते हैं,
और हमारे पत्नी की बनाई हुई रोटी खाते हैं, या जब मेरी माँ जीवित थी उनके हाथ की रोटी, तो कितना बड़ा एक अंतर आता है आदमी के सोचने के ढंग में। ये देखिए, ये अंतर है। जो दूसरी बात जो है, आप देखिए जो उज्जैन की घटना हुई है, देखिए जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, राजीव जी, किस प्रकार की धोखाधड़ी इस देश के साथ हो रही है। उस लड़की को पुलिस ने पहले बताया था वो लड़की विक्षिप्त है, अब पता चला है कि वो लड़की सतना की रहने वाली है, दलित है, और उसको 2 दिन पहले वहां से उठा लिया था कुछ लोगों ने। पुलिस पे रिपोर्ट लिखाने का प्रयास माता पिता ने किया था और रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, और वो स्कूल जाती हुई लड़की थी, स्कूल की ड्रेस उसने पहनी थी। इसका माने ये लोग जनता को गुमराह करते हैं जी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी एक तरफ बात कर रहे हैं कि अच्छा, ये अब देखिए, जब ये नेता, जब ये व्यक्ति सत्ता के नजदीक बैठेगा या सत्ता में आएगा या किसी को सत्ता में बिठाएगा, इस आदमी को हर उद्योग धंधे के दर्द का पता होगा। जिस आदमी ने 4 घंटे वहां बैठ के कीले ठोकी हैं, रंदा चलाया है, पेंट किया है, उसको पता है कि जो लकड़हारा होता है या जो कारपेंटर होता है या जो मिस्त्री होता है, उसको किस प्रकार के कष्टों का और क्या उसके दर्द होते हैं। तो उन्होंने हर चीज, जितने भी विश्वकर्मा जी के किए हुए कार्य या उनको मानने वाले लोगों के काम हो सकते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल ठीक करने वाले हों, चाहे वो कारपेंटर हों, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो विश्वकर्मा जी को पूजने वाले जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क करके उनके दुख दर्द को समझा है। और अगर विड्रॉ करता हूं, वो जब सत्ता में आएंगे या किसी को सत्ता में बिठाएंगे, तो उसके बाद ये जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष करते हैं, इनके दर्दों का निवारण होगा। जैसे कर्नाटका के अंदर स्विगी और जोमेटो के लोग थे, उनके जो कष्टों का निवारण हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो 90% जनता है उसके कष्टों को समझ रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार वो खाना खाते हैं, किस प्रकार वो चाय पीते हैं, किस परिवेश वो काम करते हैं, कैसे उनको किन चीजों की आवश्यकता है, ये वो महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है सत्ता में आने के बाद परिवर्तन होगा और ये जो मेहनत कश लोग हैं इनको उसका लाभ मिलेगा, जिसको राहुल गांधी जाके महसूस कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी जिसे महसूस कर रहे हैं, राहुल की झप्पी और मोदी जी की चुप्पी, ये क्या कुछ कहती है? क्या देश की राजनीति बिल्कुल बदल रही है? अब मोदी बहुत दबाव में हैं, लेकिन लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं कि भाई आप मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर की घटना सामने है, और लेकिन आप गुजरात जाने के लिए तैयार रहते हैं। और आप सांसद दानिश अली ने जो कुछ चिट्ठी लिखी है वो भी, उसका भी कुछ पार्ट हमने आप तक रखा है। जरा आना चाहता हूँ मीनू जी, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ मोदी जी, ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, जरा बताइए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, आपने जो पूछा तो वो उसके बारे में मेरा कहना है कि राजनीति जा रही है कि जनता जो है एक जननेता को पसंद करती है, जो उसी के बीच का हो, उसी के जैसा हो। जैसे कि राहुल गांधी की भी, वो उनके साथ बैठ के एक बढ़ई का काम कर रहे हैं, ट्रक में बैठे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ चल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो वो जनता को एक, जो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे भी बता रहे हैं, जिनकी दुकान में, वो जिनकी वर्कशॉप में, मतलब या जो भी ठिकाने पे जो गए वहां, तो वो कितना एक कनेक्शन महसूस कर रहे थे राहुल गांधी से। तो लोगों को लगता है कि भाई नेता हो तो ऐसा हो। अब ये ही नेता, ये ही राहुल गांधी जो है, ये नहीं है कि खाली वो गरीब लोगों से ही मिलना चाहते हैं या उन्हीं से मिल रहे हैं कि अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए मिल रहे हैं। वो एक स्टेट्समैन के तौर पे भी अपने आप परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत वंडरफुली परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टेज पे भी वो बहुत सुंदरता से परफॉर्म कर रहे हैं, परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं। और ये चिंता का कारण बना हुआ है सत्ताधारी दल के लिए। लेकिन जनता में उनकी स्वीकार्यता इस कदर बढ़ रही है कि लोग अब कहने लगे हैं कि भाई नेता तो ऐसा हो कि जो दोनों काम कर सकता हो, कि ये ऐसे आरी भी चला ले, बढ़ई का काम भी कर ले, ट्रक भी चला ले, और मैकेनिक भी, मोटरसाइकिल भी रिपेयर कर ले, और फिर इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी जा सके। ये नहीं हो कि वहां वो इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाके उसको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़े, या वो फंबल करने लगे, मतलब हकलाने लगे या रुक जाए। तो एक राहुल गांधी जो नेता के बारे में, जो मेरे ख्याल से जो नेता की छवि पब्लिक के दिमाग में होती है, उसमें वो धीरे धीरे फिट बैठते जा रहे हैं। और ये चीज जो अभी, जो आप ये देखिए कि सिंबॉलिज्म इसमें कितना है।
पिछली बार जब राहुल गांधी ने वो जो कुलीग के तौर पे एक सिर पे बैग उठाया था तो लोगों ने कहा कि भी देश का बोझ उठाने के लिए तैयार है। आज उन्होंने कुर्सी बनाई है, तो ये भी एक तरह का सिंबॉलिक है कि उन्होंने एक अपनी पार्टी के लिए एक कुर्सी की तैयारी कर दी है कि अब आइए मैं तैयार कर रहा हूँ स्टेज और ये कुर्सी भी तैयार है और इस पे अब अपने को बैठना है। कौन बैठेगा ये तो अभी पार्टी, उनकी पार्टी ही तय करेगी, कांग्रेस पार्टी, कि कौन बैठेगा इसके ऊपर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म है। और देखिए कुर्सी बनाना कोई आसान काम नहीं है। टेबल बनाना कंपैरेटिवली आसान है, कुर्सी बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो राहुल गांधी ने इसमें बनाया है। बाकी का आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो काम करते हैं, चारों तरफ पब्लिक के जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं या जो तबका है, जो एक निचला तबका समाज का, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरह से निचला तबका है, उसके साथ कनेक्ट जोड़ते घूम रहे हैं। तो मोदी जी अपना यूट्यूब चैनल का प्रचार कर रहे हैं, बाकायदा उसके लिए पूरा वीडियो चला दिया उन्होंने, कल हंसी का पात्र भी बने उसमें वो। तो उनकी चिंताएं और राहुल गांधी की चिंताएं बहुत अलग अलग है। राहुल गांधी की चिंताएं वो है कि जो असली दुनिया की चिंताएं हैं, जो आज देश की जनता की चिंता है। मोदी की चिंता यूटोपिया, मतलब एक ऐसा कल्पना लोक जिसमें कि पब्लिक का कोई कनेक्शन नहीं है उस कल्पना लोक से। मोदी जी उस चिंता में है, G20 की चिंता में। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है G20 में आप क्या करके आए हैं, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है आप किस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, आप किस तरह से पट्टा लगाते हैं और तरह तरह के आप ड्रेसेस पहनते हैं, उससे मतलब नहीं है। बल्कि पब्लिक तो अब ये तक कहने लगी है राहुल गांधी को कि इसके पास एक ही टी शर्ट है क्या, ये सब जगह यही पहन के पहुंच जाते हैं। तो मतलब उनका ये कहना है, वो ये नहीं कि वो उसमें नाराज हो रहे, उनका ये सादगी पे मरी जा रही है पब्लिक कि भाई देखिए ये आदमी कितना साधारण किस्म का आदमी है कि इसको ना ड्रेस बदलने की जरूरत है, वो अपने काम से करके सामने दिखा रहा है। अब मोदी जी का क्या है, जो आपने अभी शुरुआत में, मैं उस बारे में दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी कि एक नामचारे के तौर पे या लिप सर्विस जिसको कहते हैं, या बोलना बस, कि एक महिला वंदन अधिनियम क्या है उसका नाम, वो पारित कर दिया और उसका ढोल बजाते घूम रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सड़क पे जो एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि मणिपुर में जो मणिपुर से पहले भी गाथाएं हो चुकी है इस देश के अंदर, हाथरस हो चुका, उन्नाव हो चुका, कठुआ हो चुका, बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ा जा चुका, और उसके बाद अब ये हरिद्वार, ये जो उज्जैन का नया किस्सा आया है मणिपुर के बाद, ये दोनों चीजें इतनी, ये मेरे ख्याल से निर्भया के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा हॉरिफिक घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये उस राज्य में हो रही है कि जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जिन्होंने अरबों खरबों रुपया विज्ञापन में ही फूंक दिया, एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि बेटी जो है, बलात्कार हुआ उस बेटी का और वो कपड़ों से रही तो सड़क पे घूम रही है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। इस देश की संवेदनाओं को क्या हो गया है? मेरा तो ये सवाल है। इन्होंने कुंद कर दिए देश की संवेदनाएं। इन्होंने हिंदू नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को इतना ज्यादा लोगों के दिमाग पे हावी कर दिया है कि लोग इस तरह की संवेदनशीलता उनको छू ही नहीं गई है दिमाग से। आप कल्पना करिए, आपके घर के आगे वो गुहार लगा रही है ऐसे कोई लड़की और उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह से संवेदनाएं कुंद कर दी है, ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है जो अब हो रहा है। ये सब चीजों का हिसाब इन चुनावों में लिया जाएगा, 2024 में भी लिया जाएगा। तो देश की राजनीति मेरे हिसाब से करवट बदलने की शुरुआत हो चुकी है। पूरी करवट बदलेगी वो 2024 में बदलेगी। देश की राजनीति अवश्य करवट बदलेगी और देश को नेता जो चाहिए वो अपने बीच का नेता चाहिए, जो आके उनके साथ उनका दुख दर्द बांटे, उनके साथ ढाबे की चाय पिए, उनके लोकल ढाबे का खाना खाए। ऐसा नेता चाहिए अब देश को। जी राज जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेता कैसा चाहिए और क्यों ऐसा नेता चाहिए, ये इस पर विश्लेषण कर रही थी अभी मीनू जैन जी। जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि प्रशांत जी, क्या मोदी जी की चुप्पी बीजेपी को ले डूबेगी, लगता है ऐसा? जी देखिए, अभी मैं मीनू जी की बात सुन रहा था और वो फर्नीचर के कारखाने वाले शर्मा जी भी बता रहे थे कि रंदा चलाकर कील विल ठोक के राहुल गांधी ने कुर्सी तो बना दी है और दूसरी एक कुर्सी है जिसकी वो चूल्हे ढीली कर रहे हैं इस तरीके के कार्यक्रमों में जा जाकर। तो ये बड़ा सिंबॉलिक है, जैसा मीनू जी कह रही थी। तो
ये है। दूसरा चीज देखिए, मोदी साहब की जो चुप्पी है, जो खामोशी है उनकी, वो केवल बीजेपी को ही नुकसान नहीं कर रही है, वो देश को भी नुकसान कर रही है। जी। चीन के मामले पे उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए थी मणिपुर के मामले पे, जहां निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया, उनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चला, तब उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। और बाकी तो बहुत सिलसिले मीनू जी ने बता ही दिया, उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, उज्जैन हो। तो उससे लगता है कि मोदी जी जो है काफी कठोर दिल के हैं। खिलाड़ियों को ट्वीट करते हुए, खिलाड़ियों को बधाई देने के ट्वीट पे वो जरूर वो करते, लेकिन वही खिलाड़ी आज भी उनके 5-6 ट्वीट में देख रहा था, खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी है। लेकिन जब यही खिलाड़ी यौन शिक्षा, यौन शोषण के भुक्तभोगी बन के जंतर मंतर बैठते हैं, तब मोदी जी खामोशी बना लेते हैं। तो ये खामोशी बहुत अविश्वास पैदा कर रही है। और दूसरी चीज की उनकी खामोशी एक बात और बताती है कि अब बीजेपी और आरएसएस दोनों वहां लौट रहे हैं जहां पे इनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, या नफरत की राजनीति। दानिश अली को चिट्ठी लिखनी पड़ गई आखिरकार, और उस पर भी मोदी साहब चुप्पी बनाए रखेंगे। और रमेश बिधूड़ी को तो पुरस्कृत कर दिया गया, उनको तो वहां भेज दिया गया राजस्थान चुनाव लड़वाने के लिए जी। तो ये जो चुप्पी है मोदी साहब की, ये काफी परेशान करेगी बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जब वो वोट मांगने जाएंगे मध्य प्रदेश में भी। और उसके बाद जब वो क्रिटिकल, जब वो 2024 के इलेक्शन में एंट्री करेंगे, और वो जब उन्होंने कल वो बेल आइकन दबाने का तो कह दिया है, लेकिन वो रैलियों से ही मोदी साहब बोल पाते हैं। वो चुप्पी वहाँ, और वहाँ पे भी वही उनका एक पुराना नैरेटिव है जो चलता है। वहाँ पे भी वो तमाम सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, किसी प्रकार का कोई आश्वासन, कोई राहत, कोई दो शब्द मुसीबत ज़दा लोगों के लिए नहीं बोलते हैं जी। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अगर आप इन ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं, तो इसका बड़ा विपरीत असर जनता के मनोबल पे जाता है। आप अगर सीमा पर कुछ अगर गड़बड़ है, और चीन अगर अंदर घुस गया और आपकी खामोशी बनी हुई है, और चीन के राष्ट्रपति के साथ आप मिल भी रहे हैं, लेकिन खामोशी बनी हुई है, तो उससे बड़ा विपरीत जो है वो संदेश देश की जनता को जाता है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक विपरीत संदेश जाता है देश की जनता को, और ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी की चुप्पी जो है वो काफ़ी भारी यहाँ दिखाई दे रही है। जरा आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आपसे भी समझूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बनाम राहुल गांधी, और ये जो राजनीति चल रही है पैरेलल, गाड़ी के दो पहिए की तरह, दो पटरी और उसकी तरह, यहाँ कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये अनबैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं, ये कहीं गाड़ी के दो पहिए नहीं है। अगर आप ये तुलना करेंगे तो आप राहुल गांधी के साथ अन्याय करेंगे जी। राहुल गांधी का जो पहिया है वो अलग है, अलग गाड़ी का है, जो विश्वास करता है कि सुरक्षित यात्रा हो, यात्रियों को सुविधा मिले, उनमें किसी तरह का भय न हो, अगर वो उस वाहन में सवार हों तो उनके अंदर सुरक्षा का भाव हो, एक उचित वातावरण उनको मिले। और जो सरकार की जो गाड़ी है वो तो बुलडोजर है, जो देख करके ही दहशत पैदा करती है। अगर हुकूमत निर्वस्त्र की जा रही महिलाओं के साथ दुराचार के बाद चुप्पी नहीं तोड़ती, तो लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इस चुप्पी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।
जी। अगर इस देश का सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के दुराचार के आरोपों के बावजूद भी अगर हुकूमत चुप्पी साधे रहेगी तो मुझे लगता है कि इसको भी जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। अगर ये देश का एक हिस्सा जल रहा होगा और हुकूमत चुपचाप बैठी रहेगी तो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उज्जैन की घटना सामान्य घटना नहीं है, कई सवाल पैदा करती है वो। उज्जैन की घटना ये सवाल पैदा करती है कि अगर आप जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ रुपए आपने खर्च किए, आपने कहा कि जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे, एक CCC कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, पूरे शहर पे एक निगाह रखी जाएगी, क्या हुआ उसका परिणाम? एक महिला जिसके साथ दुराचार हो खुले आसमान के नीचे और वह कई किलोमीटर तक सड़क पर भटकती रहे और किसी को कानों कान खबर न हो, ये पैसा कहाँ गया, किस वक्त में खर्च कर लिया गया? वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कहाँ चली गई थी? 20 साल से जिस राज्य में आप हुकूमत कर रहे हैं वहां के लोगों को आपने क्या सिखाया? किस तरह का सशक्तिकरण किया आपने? किस तरह का दायित्व बोध आपने पैदा किया? किस तरह के नागरिक बोध आपने पैदा किए? ये घटना केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, यह घटना केवल इस बात का भी सवाल नहीं है कि अपराध कानून व्यवस्था किस तरह से असफल रही और आपराधिक घटनाओं को रोकने में किस तरह से अपना काम साबित हुआ। कई सवाल पैदा करती है और इन सभी मुद्दों पर अगर आप चुप रहेंगे तो मेरा मानना यह है कि लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसकी बड़ी कीमत लोग वसूल करेंगे। अगर कोई सांसद संसद में बैठ करके घृणा की बातें करेगा, आपराधिक भाषा का प्रयोग करेगा और आप चुपचाप रहेंगे, बल्कि उसको आप सम्मानित करने का या पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे। और इस तरह और इन मुद्दों पर अगर आपकी चुप्पी होगी तो इसकी बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। आप सरकार किस बात के लिए होती है? सरकार केवल सत्ता को बनाए रखने के लिए इन प्रकार तौर तरीके सोचने के लिए थोड़े है। सरकार लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए, और उन सभी विषयों पे आप चुप हैं। और एक जो नैरेटिव बनाने का प्रयास, नैरेटिव आप बना सकते हैं तब जब आपके पास कोई जिम्मेदारी ना हो और उस जिम्मेदारी का आपने कितना वहन किया है इसको कोई पूछने वाला ना हो। आप कुछ ही बोलते रहिए, लोग सुनते रहेंगे जी। लेकिन 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आप अपने अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे और मौन साधे रहेंगे तो इसको तो लोग, मुझे नहीं लगता कि लोग स्वीकार करेंगे। और लोगों ने इस चुप्पी को खारिज भी किया है। इस चुप्पी की बड़ी कीमत आप लोगों ने वसूल की है। अगर हाल के आप चुनाव को देखिए और या उपचुनाव को देखिए जी। आज अगर किसानों के साथ जो आपने बर्ताव किया, विभिन्न राज्यों में किसान उसका जवाब दे रहे हैं, विभिन्न राज्यों में किसान जवाब दे रहे हैं। ये नहीं केवल एक राज्य विशेष में, सभी राज्यों में इस तरह का आक्रोश है जी। आप लोगों के जो एक नगरीय जीवन होता है, जिस नगरीय जीवन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गवर्नेंस की है, उस मुद्दे पर अगर आप चुप रहेंगे तो किस बात का गवर्नेंस, किस बात की आपकी उपस्थिति? और यह जो गंभीर विषयों पर जो देश के लिए और समाज के लिए खतरे हैं, अगर उस पर आप चुप रहेंगे, अगर देश जिन मुद्दों पे आप बोलते थे, जिन मुद्दों पे आप पिछली सरकारों की आलोचना करते थे, वो सही मुद्दों पे आप चुप हैं। चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इस देश में बेरोजगारी की स्थिति हो, चाहे महंगाई की स्थिति हो, चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, चाहे व्यापार की स्थिति हो, चाहे सीमा की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे विदेशी संबंधों का सवाल हो, हर विषय पे आप चुप हैं। आपने कहा था कि चीन को और किसी भी को लाल आंख दिखाने की जरूरत है, वो लाल आंख क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? उन सभी विषयों पर चुप क्यों है? और उन विषयों पर अगर कोई विपक्षी दल सवाल उठाता है तो उसको खारिज करने का प्रयास क्यों करते हैं? सवाल है कि इन चीजों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हो सकता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी हो, एक समर्थक वर्ग हो, और है भी, मैं स्वीकार करता हूं कि एक समर्थक वर्ग है, उसको इन चीजें अच्छी लगती हो, लेकिन वो बहुत सीमित लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। बड़े लोग वह हैं, बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनके साथ विपक्ष के नेता मिल रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, महिलाएं हों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, कोरोना से पीड़ित परिवारों के बच्चे हों, मसाला उत्पादक किसान, कोई भी वर्ग हो, जिन वर्गों के साथ एक विपक्ष के नेता मिल रहे हैं, उनसे संवाद कायम करके उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की आपकी जिम्मेदारी थी, और यह मौका आपने गंवा दिया। आपने जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति आपने शुरू की, यह इसको स्वीकार करने के लिए देश नहीं है।
लोग अगर इसको स्वीकार करना होता तो लोग हिंदू महासभा को खारिज नहीं कर दिए होते। हिंदू महासभा को लोगों ने पता नहीं कब का खारिज कर दिया। वही राजनीति कर रहे थे जिस राजनीति की बात आज की जा रही है। रामराज परिषद को लोगों ने खारिज नहीं कर दिया होता। जब या कोई नाम लेवा नहीं है कि कहाँ चले गया। एक जो मूल्य, जो राजनीतिक मूल्य, जो सुशासन के मूल्य हमारे राष्ट्र के नायकों ने हमको दिया, उन मान्यताओं परंपराओं के साथ लोग आगे बढ़े और उसको छोड़ने की स्थिति नहीं है। उसको आप चाहें कि उससे लोगों को आप दूर कर देंगे, ये संभव ही नहीं है। और ये जो चुप्पी है, या अगर आप किसकी कीमत पर, मतलब आप देश की कीमत पर, संस्थाओं की कीमत पर, समाज की कीमत पर आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, क्या कोई समाज इसके लिए तैयार हो सकता है? क्या इतिहास में या देश और दुनिया के किसी कोने में ऐसा संभव हुआ है? हो सकता है 2-4 जितने साल का ये दौर बीता, लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में वो स्थिति बनेगी। और इसीलिए अगर जिन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ स्थिति देख लीजिए आप क्या है। अगर किसी भी राज्य में ये हो रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक ताकत, बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में मौजूद है, वहाँ ऐसा तो नहीं है कि आप सत्ता बनाए रख लेंगे या सत्ता छीन लेंगे अपोजिशन पार्टी से। वो स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए केवल है कि समाज से जुड़े हुए, लोगों के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर आपने चुप्पी साधी है। जो आपकी जिम्मेदारी थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आप विफल रहे हैं। आप उन तत्वों को प्रोत्साहित करते रहे हैं जो देश और समाज के लिए घातक है। रमेश बिधुड़ी के साथ जिस तरह का इस राजनीतिक दल को, सत्तारूढ़ दल को जो व्यवहार करना चाहिए था, वो कहीं नहीं दिखता। कोई भी प्रमुख आदमी से बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आप उनके बातों को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। उनके सांसदों ने जिस तरह की चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष के लिए लिखी है, तो इस सवाल है ना कि आपको लगता होगा कि ये इन राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आप अपने मतदाताओं को संबोधित कर लेंगे। हो सकता है, एक वर्ग है, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन बहुसंख्यक समाज है, ऐसा नहीं है। और गंभीर विषयों पर जिम्मेदार लोगों की चुप्पी, उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये इतिहास इस बात का गवाह रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतिहास गवाह रहा है। और जिम्मेदार पद पर इस वक्त अगर कोई बैठा है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या कुछ कहती है? क्या नरेंद्र मोदी की चुप्पी और इधर राहुल गांधी की जो बातें हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो आनंद विहार टर्मिनल पे जाएं, चाहे वो रेल की सफ़र करें, चाहे वो कीर्ति नगर में जाकर कुर्सी और मेज़ बनाएं और 4 से 5 घंटे वहाँ खर्च करें, तो ये क्या कुछ कहलाती है और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जरा आपसे भी समझूं कि दीपक जी, क्या असर पड़ता हुआ आपको दिखता है इन राज्यों में, चुनावी राज्यों में, राहुल गांधी की इस रणनीति का और मोदी जी की चुप्पी का? राजीव जी, पहले तो थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो देखिए, एक किसी भी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, उसका क्या काम होता है? उसके मुख्य रूप से 2 काम होते हैं। पहला काम तो यह है कि वो कम्युनिकेट करता है, लोगों से बातचीत करता है, संवाद क्रिएट करता है। और दूसरा वो करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करता है, जो लोगों के साथ जो उसके अंतर संबंध है उसको वो डेवलप करता है। अगर हम ये माने कि देश जो है पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक परिवार है, संगठन है, तो उसके जो मुखिया हैं, मोदी जी, उनका मुख्य काम तो यही होना चाहिए कि वो लोगों से लगातार बातें करें, उनसे संवाद स्थापित करें और लोगों के साथ रिलेशन बनाएं अपने। क्या मोदी जी इन दोनों ही स्तरों पर आपको काम करते नजर आ रहे हैं? मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आता कि वो सही वक्त पे कभी कम्युनिकेट करते हैं या वो लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं या उनके साथ कोई संबंध बनाते हुए आपको दिखेंगे। इसके विपरीत आप देखिए कि जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी इस समय लोगों के साथ वो जुड़ भी रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी सुन भी रहे हैं, सब कुछ है। दूसरी इस पे मैं आना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ पर बैठे, जो हम बहुत सारा सोच रहे हैं कि किस किस मौके पर मोदी जी को कोई रिएक्ट करना चाहिए था, कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, कि कोई अपनी बात कहनी चाहिए थी, लोगों को समझाना चाहिए था, ऐसी बहुतेरी घटनाएं हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके लिए शायद 1 या 2 कार्यक्रम भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ हम जितने लोग भी बैठे हैं, पैनलिस्ट अगर सब सोचना शुरू करें तो शायद इन 9 वर्षों में शायद 900 ऐसे अवसर आ रहे होंगे मोदी जी के पास कि उन्हें लोगों से बात करनी थी और कम्युनिकेट करना था। हाल ही के जो हम कुछ बात जैसे कर रहे हैं, मणिपुर वाली बात है, उसके बाद नूह की घटना है, फिर आप याद कीजिए जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो घटना हुई थी, उसमें तो सीधे सीधे उनका नाम लेके फायरिंग की गई थी कि
योगी और मोदी, तो कम से कम मोदी जी को उसमें कहना था कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं भाई, मेरा उसके साथ, उस घटना के साथ कोई संबंध नहीं है और ये घटना जो है निंदनीय है। इसलिए ऐसी बहुत सारी घटनाओं की हम सूची बनाएं कि जब मोदी जी को रिएक्ट करना था या चुप्पी नहीं बना के रखनी चाहिए थी, तो लिस्ट बहुत बड़ी होगी। शायद 9 वर्षों में 900 ऐसी घटनाएं या अवसर हम ढूंढ सकते हैं। तो बेहतर यह है कि हम उन चीजों को याद करें कि जब मोदी जी ने कुछ कहा हो, ऐसा कुछ हुआ हो और मोदी जी ने रिएक्ट किया हो, अपनी बात कही हो। तो मेरा ऐसा लगता है कि 9 सालों के अंदर अंदर 9 वर्षों में 9 घटनाएं भी ऐसी नहीं हुई हैं कि जिसमें मोदी जी ने आगे बढ़कर अपनी ओर से कोई बात कही हुई। जैसे आप देखिए, नोटबंदी पर कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं हुआ कि बहुत लंबी सूची है। पहली बार किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने उसमें एक बात कही कि जो इसका सोल्यूशन है, इस आपकी जो हड़ताल का सोल्यूशन केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है। मतलब लोगों में आशा जगी थी कि उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया है, लेकिन उसके आगे बात नहीं हुई। दूसरी बात, उन्होंने उस कानून को वापस लिया, कृषि कानूनों को, और कहा कि मेरी तपस्या जो है वो शायद ठीक से नहीं कर सका मैं। ऐसे गिनती के 5 या 6 ही ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। मुझे तो लगता है कि हमारे हाथ की जो 10 उंगलियां हैं दोनों हाथों की, वो भी शायद काफी होंगी ये याद करने के लिए कि किन किन मौकों पर जो है मोदी जी ने कुछ कहा। एक बार किसी क्रिकेटर की उंगली टूट गई, उस उंगली टूटने पर भी उन्होंने ट्वीट किया था, याद कीजिए। अमेरिका गए थे, कुछ पत्रकारों को नहीं जाने दिया था, तो उस समय उन्होंने सामने आकर कहा कि भाई आपको अंदर नहीं जाने दिया क्या? ओ माय गॉड कहा और अपनी तबीयत का ख्याल रखने को कहकर आगे बढ़ गए। हाल ही में उन्होंने इस घटना पर, मणिपुर की घटना पर, तब उन्होंने रिएक्ट किया संसद भवन के बाहर, जब उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई होने जा रही थी। तो मुश्किल से 9 या 10 ऐसे मामले हैं जब मोदी जी जो है वो कुछ हमें बोलते नजर आए। तो ये जो चुप्पी है, ये देश के लिए वाकई इसलिए घातक है कि देखिए, मणिपुर पर कुछ नहीं अगर बोल रहे हैं तो एक पक्ष जो हिंसा पर उतारू है वो तो यही सोचेगा कि मुझे जो है, या हमें या इस संगठन को मोदी जी का समर्थन है। और कितना घातक है देखिए, चीन के मामले में अगर आप नहीं बोलेंगे तो चीन उसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी फायदा लेगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं निश्चित रूप से, और इसका असर जो है हमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये जो उज्जैन की जो घटना हुई है, आप क्या सोचते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। उस पर भी बात करेंगे सेकंड राउंड में। जल्दी जरा प्रोग्राम को समापन की ओर लेके जाऊं। दोस्तों, थोड़ी तबीयत नासाज है कल से, और इसीलिए कल भी जल्दी थोड़ा कार्यक्रम ख़त्म किया था और आज भी यही करेंगे। थोड़ा फीवर हो गया है कल से इसलिए, लेकिन आप सबका इतना प्यार, इतना स्नेह मिलता है कि कार्यक्रम रोकते बनता नहीं है। इसीलिए आप सबके बीच हूँ और अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों से भी कहूँगा कि थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे तो जल्दी प्रोग्राम को ख़त्म कर पाऊँ। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, आप किस रूप में देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ मोदी जी की चुप्पी क्या उनके ऊपर अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, या यहाँ जो सांप्रदायिकता की जो लहर चलाने की कोशिश होती रही है, उस लहर में उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं धुल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और एक बड़ा वर्ग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही सुबह से शाम तक लगा रहता है, वो अभी भी उसी हिसाब से जो 2019 में और 2014 में जितना एक्टिव था, अभी भी उतना ही एक्टिव है। और राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, खासकर जो अभी जो चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव और उसके बाद आम चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। राजीव जी, मुझे लगता है कि मोदी जी शायद अब ये तय कर चुके हैं कि अब उनको जो है 2024 में लौट के किसी हाल में नहीं आना है। तो इसलिए उनकी चुप्पी को आप चाहे चुप्पी समझ लीजिए, चाहे आप, वो चुप्पी कई तरीके की होती है। एक आपराधिक चुप्पी होती है, एक शर्मिंदगी की चुप्पी होती है। तो अब ये कौन सी चुप्पी है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ही समझ सकते हैं। लेकिन चुप्पी जो है वो राजीव जी कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो एक खतरनाक बहुत है, वो चाहे शर्मिंदगी की चुप्पी हो, चाहे आपराधिक चुप्पी हो। दोनों ही चुप्पियाँ जो है, ये जो भी हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक चुप्पी प्रधानमंत्री की है, खासतौर से देश के समक्ष जो गंभीर मुद्दे हैं उनके ऊपर। यानी कि आप जो है वो अपना वीडियो जारी कर सकते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप मणिपुर के बारे में 2 शब्द बोल सकें। यानी मणिपुर पे बोलने के लिए आप संसद में तब आते हैं जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तब आपको आकर के मणिपुर में बोलना पड़ता है। वो भी तब बोलते हैं जब विपक्ष आपके भाषण का जो है 1.5 घंटे बाद बाइकाट करके चला जाता है, तब आप जो है मणिपुर का आपके मुंह से मान निकलता है। उससे पहले जो आप इधर उधर की लफाजी, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जो है वो आपराधिक चुप्पी तो मैं इसको कह सकता हूँ, और खतरनाक चुप्पी, दोनों तरीके की चुप्पी है।
लेकिन प्रधानमंत्री चुप नहीं रहते, प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री चुप थे सदन के अंदर, तो रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, तो रमेश बिधूड़ी किसकी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे? आखिर रमेश बिधूड़ी किसका मुखौटा है? तो रमेश बिधूड़ी प्रधानमंत्री का ही मुखौटा है, किसी और का मुखौटा नहीं है। वरना दानिश अली की जो जिस तरीके की चिट्ठी है वो भी यही बात कह रही है, प्रधानमंत्री अब तक इस पर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री चुप इसीलिए कि रमेश बिधूड़ी ने जो बातें कही है वो प्रधानमंत्री के मन की बातें कही है, कोई ऊपर से आसमान से लेके थोड़ी आ गए हैं रमेश बिधूड़ी कुछ भी। जो प्रधानमंत्री के मन की बातें वही है, वरना प्रधानमंत्री इससे अपने को अलग करें, रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकाल के बाहर करें, लोकसभा अध्यक्ष से कहें कि इनकी संस्था समाप्त करो। तो ऐसा अगर कुछ नहीं हो रहा है और रमेश बिधूड़ी को अगर उसका इनाम मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री इसमें कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जो है वो, या तो आप कहिए कि वो चुप्पी उनकी जो है या तो सहमति की चुप्पी है, और वरना आपराधिक चुप्पी तो ये है ही राजीव जी को मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी जरा एक और भी जरा समझना चाहता हूँ, चुनावों पर क्या असर पड़ते हुए देखते हैं आप, खासकर विधानसभा के चुनाव पर? देखिए राजीव जी, चुनाव को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। जब आपने आज मुझे बताया कि कल आपको 104 बुखार था, तो मैंने आपसे कहा था कि आज के कार्यक्रम को हम स्थगित करते हैं। देखिए, ये होता है अपने कर्तव्य और जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति समर्पण। आप जिस तरह अपने श्रोता और दर्शकों के लिए समर्पित हैं, राहुल गांधी उसी प्रकार से देश के लिए समर्पित हैं। जब वो पदयात्रा पे चले थे, उनके पैर में दर्द था और वो खुद कहते थे कि मैं इस पैर के दर्द में कैसे चल पाऊंगा, लेकिन चले। देखिए, ये है असली मुद्दा। राजनीति जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये जो कर्तव्य निष्ठा आपने दिखाई है, और यही आपके जो श्रोता हैं और दर्शक हैं जो स्नेह आपके प्रति देते हैं, और आपने कहा कि वही आपको क्योंकि वापस करना है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को स्थगित नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जी जी स्वामी जी, आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास। मीनू जी, ज़रा उस पॉलिटिकल सवाल वही पूछना चाहता हूँ आपसे, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा जारी रहेगी, और एक खबर और भी निकल के आई है सामने कि राहुल गांधी से कहा जा रहा है, हमारे यहाँ ही इमरान प्रतापगढ़ी का इंटरव्यू है, बुशरा खानम ने लिया है, और उस इंटरव्यू में इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, जो गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर तक के लिए, और इस पर राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप और जल्दी शुरू होगी। तो ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि एक यात्रा राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, और दूसरी यात्रा जो मोदी जी की है, उस यात्रा में चुप्पी उनकी सबसे बड़ी, सबसे ऊपर है। जरा और इसका असर क्या चुनाव पर पड़ते हुए देखती हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत का थोड़ा ख्याल रखें, और आप, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि आज कुछ गड़बड़ है आपकी तबीयत, तो आराम से बैठ जाइए आप। तो उसमें मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जो है, जो कर रहे हैं, इसका मैं बाद में बताऊंगी जो मोदी जी कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। मोदी जी आगे जो करेंगे वो यही होता रहेगा, खूब शान और शौकत के रोड शो होंगे, जो बेंगलोर वगैरह में उन्होंने किए, गुजरात में किए इलेक्शंस पे, 10-10 किलोमीटर के और पूरे दिन के, और उनमें उनकी तरह तरह की फैंसी ड्रेसेस होंगी, बहुत महंगे महंगे उनके कपड़े होंगे, महंगी पुष्प सज्जा होगी, उनमें अरबों खरबों रुपया उसपे खर्च होता रहेगा। मोदी जी तरह तरह की अपने इवेंट बाजी वो करते रहेंगे, जिसमें कि उन्होंने, इसीलिए उन्होंने ये यूट्यूब चैनल को दोबारा से अपना प्रमोट किया, ताकि वो जो इवेंट बाजी है उसको देखें। लेकिन मोदी जी के जो सलाहकार हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता इससे ऊब गई है। इतना ज्यादा एक्सपोजर किसी नेता का, ये फेमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट वाली बात हो गई है कि इतना ज्यादा लोग अख गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह आप ही का चेहरा हर वक्त, तो लोग सुनना नहीं चाहते अब। तो थोड़ा उनको थोड़ा कम, अपना इतना ज्यादा अपीयरेंस को थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मोदी जी को लगता है कि अगर 1 मिनट भी हटा मैं स्क्रीन से, तो पब्लिक की मेमोरी से मैं फेड आउट हो जाऊंगा। लेकिन ये खुद को उकताहट पैदा कर रहे हैं अपने प्रति। और राहुल गांधी जो अपीयर हो रहे हैं, वो देखिए, अपीयर ऑलमोस्ट हर हफ्ते हो जाते हैं राहुल गांधी, कभी यात्रा में, कभी मैकेनिक के साथ, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, कभी बाजार में, कभी पकौड़े चाट में, कहीं भी। लेकिन वो क्या होता है कि जो सहज है उसके अंदर, उसमें बनावट नहीं है। मोदी जी की तरह जो बनावटी, जो तो उन्होंने अपना एक बना रखा है अपने चारों तरफ, वो चीज पब्लिक को अब बुरी लगने लगी। उनको ऐसा ही सहजता चाहिए नेता के साथ। देखिए, राहुल गांधी इसमें खाली ये नहीं कि खुद नेता बन के हाथ हिलाने लगे, उन्होंने जो वहां के जो मिस्त्री है उनको भी अपने साथ लिया कि आप भी वेव करें पब्लिक को। तो ये होता है नेता का कि सब लोगों को साथ लेके चलना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
तो ये चीजें जो चल रही है, ये जो भारत यात्रा चल रही है अभी, ये जिसको हम लोग शुरू से पार्ट 2 कह रहे हैं, जो किश्तों में चल रही है, कभी 1 हफ्ते में, कभी 15 दिन में हो जाती है, तो वो डेफिनेटली लोगों के दिमाग पे, दिलो दिमाग पे छा रही है और इसका पॉजिटिव असर जा रहा है। राहुल गांधी एक बहुत ज्यादा स्वीकार्यता बढ़ रही है और लोगों को लगने लगा है कि वास्तव में कुछ ऐसा ही नेता हमें चाहिए था। हमने गलत सिलेक्शन कर लिया, पहले इलेक्शन जो है हमने गलत कर लिया। दूसरी बात, जो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ आपने जिक्र किया उसका, दूसरी भारत यात्रा का, देखिए बहुत अच्छी बात है अगर यात्रा दोबारा से शुरू हो गाजियाबाद से गाजीपुर तक की, पर मुझे लगता है कि शायद वो 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही होगी, इमीडिएट तो शायद ना हो। तो यात्रा तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पद यात्रा या लोगों से मिलना, वो किसी भी तरीके से हो, वो हमेशा ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालेगा राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन पर भी और कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर भी और इसकी परफॉर्मेंस पर भी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी के पास में। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं, जरा हम लोग आगे बढ़ें क्लोजिंग कमेंट की तरफ, और ओवरऑल राहुल गांधी की राजनीति और मोदी जी की चुप्पी पे हम बात कर रहे हैं आज, और लिख भी रहे हैं कि चुप्पी जो है मोदी जी की वो बीजेपी को ले डूबेगी, लेकिन और लगातार हम चुप्पी पे चर्चा कर भी रहे हैं, आज से नहीं लगातार कर रहे हैं। इन सब में जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनावों पर भी मोदी जी की इस चुप्पी का असर पड़ते हुए आप देखते हैं क्या, या मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो चुप रहेंगे, जनता उनको वोट देगी? नहीं राजीव जी, असर तो पड़ चुका। मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि आपकी तबीयत नासाज है। देखिए, मोदी जी के, और इसको बाद में किसी और दिन हम एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से, मोदी जी के हाथ से जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो गई है और उसके कई सारे सबूत मिल रहे हैं। हम लोगों ने तमाम यहाँ पे चर्चा की कि नया कोई एक पद क्रिएट होगा संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर के लिए, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ चर्चा की और पूरे देश में चर्चा हुई और ये प्लांट किया गया मीडिया में कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। बीजेपी की राजस्थान और मध्य प्रदेश की हलचल से दिख रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होने जा रहा। क्यों नहीं होने जा रहा? समर्थन नहीं मिल रहा अंदर से। तो मोदी साहब के हाथ से चीजें छूट रही हैं। जो मैंने लाइटर तरीके वीन में कहा था, लाइटर वीन में कि वो उनके कुर्सी की चूड़ी हिल रही है, तो वो हिल रही है। चीन को लेकर चुप्पी है, तमाम चीज़ों को लेकर चुप्पी है। वो चुप्पी जो है उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही है। और राहुल गांधी अगर देखिए यात्रा लेके निकलेंगे गाजियाबाद से गाजीपुर, जैसा इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया है बुशरा खानम को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका अयोध्या में तो बहुत ऐतिहासिक स्वागत होगा, क्योंकि अभी मैं वहां से होकर आया और मैंने देखा है कि कितना लोग इंतज़ार कर रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय में बहुत कुछ हम देखने वाले हैं और उसकी चर्चा हम आने वाले समय में आप तक पहुंचाएंगे ही, पहुंचाते रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, आपके पास कैसे देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देश की राजनीति को? आज के परिप्रेक्ष्य में राजीव जी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन ये जरूर है कि इस चुनौती को राहुल गांधी जैसे नेता ने स्वीकार किया है। लोगों के बीच में वो जा रहे हैं, उन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जिन मुद्दों को आवाज़ मिलनी चाहिए। सरकार के सामने चुनौती खड़ी होनी चाहिए और सरकार को एक आमने सामने खड़े होकर के एक चुनौती देने की कोशिश होनी चाहिए, जो विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी ने की है। और मुझे लगता है कि इसका परिणाम आएगा। और जो आप बात कर रहे थे कि राज्यों के चुनाव में इसका असर आपको राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है, और तेलंगाना की स्थिति भी यही है। तेलंगाना में 6 महीने पहले जो एक सर्वेक्षण आया उसमें कहा जा रहा था कि केसीआर वापस आ रहे हैं। आज लेटेस्ट जो सर्वेक्षण आ रहा है कि कांग्रेस और केसीआर के बीच में 1-to-1 फाइट है। तो यह बदली हुई राजनीति है। राहुल गांधी जैसे लोगों ने जिस तरह की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, लोगों की समस्याओं के साथ को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं, यही परिणाम आने वाला जी। उसका असर तो पड़ेगा। मुझे लगता है कि राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, राज्यों के विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, आज
प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ और कल शाम 7 बजे